जय हिंद दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। तो कल का जो वीडियो था उसमें हम देखे थे कि जो संसद का गठन है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो हम लोग जो है संसद का चैप्टर शुरू किए हैं, तो उसमें संसद का गठन पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके बाद कल ही हम दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों होते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ लिए थे, आज हम देखते हैं राज्यसभा का टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि हमारा टॉपिक जो है वो है राज्यसभा। ठीक है, तो दोस्तों राज्यसभा जो होता है वो भारतीय जो संसद है उसका जो है उचला सदन यानी ऊपरी सदन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि राज्यसभा हो गया, तो राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। तो जो इस तरह से उसके जो क्या क्या जो है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो राज्यसभा जब हम शुरू करेंगे, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जब बहुत सारी इसमें बातें जानेंगे कि राज्यसभा का क्या महत्व है, राज्यसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा में क्या क्या होते हैं। जैसे कि लोकसभा हो गया, तो लोकसभा से उसका कैसे निर्वाचन होता है, राज्यसभा के लिए क्या योग्यताएँ चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका चयन कैसे होता है, तो इन सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा का चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहीं आपको हम अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहीं हम जो दोस्तों राज्यसभा के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में बेसिक से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, भारतीय संसद का प्रथम या उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का प्रथम या उच्च सदन है। यह भारत संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यह जो है भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका की सीनेट की तरह ही यह एक अस्थायी सदस्य है, यानी दोस्तों इसको यह बार बार इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अमेरिका में जिस तरह सीनेट है और उसी तरह जो है यह एक अस्थायी सदस्य है। यह न तो कभी भंग होती है और ना ही कभी इसके नए सिरे से संरचना होती है। तो ना ही राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है और ना ही जो है कभी इसको जो है नए सिरे से यानी स्टार्टिंग से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों उसी पर आधारित ये जो है राज्यसभा बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला पॉइंट, वो है संरचना। ठीक है, तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो संविधान के जो आर्टिकल 80 है उसके अनुसार दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है 250 हो सकती है। ठीक है, जिनमें जो है 238 निर्वाचित होंगे और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो 250 में 238 हो गया निर्वाचित और 12 हो गया राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, प्रेजेंट में जो है राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या वो है 245, जिनमें दोस्तों 229 जो है वो सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोनीत सदस्य ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें जो है साहित्य क्या किया, तो साहित्य हो गया, साहित्य, उसके बाद विज्ञान, कला एवं समाज सेवा का विशेष या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। तो दोस्तों 245 जो अभी वास्तविक सदस्य संख्या है उनमें 229 जो है सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 जो है सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों मनोनीत सदस्य ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें जो है साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा का विशेष या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थान को संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों राज्यसभा में जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थान है उसको संविधान की 4वीं जो है अनुसूची में वर्णित किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई दोस्तों, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सीनेट का सीटों का आवंटन। ठीक है, तो सीटों के आवंटन का आधार क्या था, तो इसको बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो दोस्तों भारत में राज्यसभा में
राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो भारत में राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार, ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रथम 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर 5 सीटें प्राप्त होंगी। तो दोस्तों 50 लाख की जनसंख्या पर 5 सीटें प्राप्त होंगी। और दोस्तों तथा 20 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीट प्राप्त होगी। और दोस्तों 20 लाख अगर यदि और जनसंख्या है तो एक सीट जो है एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था कि 50 लाख की जनसंख्या के आधार पर 5 सीटें प्राप्त होगी तथा 20 लाख की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सीट जो है प्राप्त होगी। उसके बाद दोस्तों संविधान लागू होने के समय राज्यसभा की सदस्य संख्या जो थी 217 थी, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 217 थी, ठीक है दोस्तों। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। तो 1971 का जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर वर्तमान जो सदस्य संख्या 245 है वो है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं निर्वाचन, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा वो है निर्वाचन। तो चलिए देखते हैं निर्वाचन। तो दोस्तों निर्वाचन में हम देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो इनका जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है और राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। एक पॉइंट ये हो गया कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। दूसरा हो गया कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट इसमें कि राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट, जिसके अनुसार निर्वाचित उम्मीदवारों को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जिसका सूत्र निम्नलिखित है। तो उसका सूत्र देखते हैं दोस्तों। तो कुल मतों की संख्या यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है बटा कुल भरे जाने वाले स्थानों की संख्या, यहाँ +1 और +1, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या बटा कुल भरे जाने वाले सदस्य स्थानों की संख्या +1 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया, जिसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन खुले रूप में तथा इससे गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं होता है। पहले दोस्तों जो राज्यसभा का चुनाव होता था वो गुप्त मतदान के द्वारा होता था, लेकिन अब इसको दोस्तों खत्म कर दिया गया है। अब जो है इसका निर्वाचन जो है खुले रूप में होता है और 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके इसको चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें आम जनता की कोई सहभागिता नहीं होती है। तो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसमें आम जनता की कोई सहभागिता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसा कि अभी हम देखे दोस्तों कि प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि की संख्या है उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य हैं। दोस्तों सीट में 31 सदस्य हैं। तो यूपी से जो है उत्तर प्रदेश से 31 सबसे अधिक जो है सदस्य हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा इत्यादि छोटे राज्यों में केवल एक सदस्य हैं। तो जहाँ बड़े जो जिसकी संख्या जिस राज्य की बड़ी है दोस्तों वहाँ अधिक जो है दिया जाएगा और जहाँ कम है वहाँ दोस्तों एक दिया गया है।
तो सबसे जो हाईएस्ट है वो है यूपी, उसमें 31 जो है सदस्य हैं राज्यसभा में। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या इतनी कम है कि राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं। यानी इनकी जनसंख्या इतनी कम है दोस्तों कि यहाँ एक भी राज्यसभा का सदस्य इसमें जो प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यह था हमारा निर्वाचन का पॉइंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कार्यकाल। तो चलिए कार्यकाल के बारे में हम राज्यपाल के जो है दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं। तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को अभी देख चुके हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यवधि जो है 6 वर्ष की होती है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट निकाय है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके प्रत्येक जो सदस्य हैं उनकी कार्यविधि जो है 6 ईयर है। ठीक है, उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक दूसरे वर्ष पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1/3 जो सदस्य है उसका कार्यकाल जो है प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। सदस्यों की पदावधि जो है उस तिथि से आरंभ हो जाती है जब भारत सरकार द्वारा सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है और सदस्यों की जो पदावधि उस तिथि से आरंभ होती है जब वह भारत सरकार द्वारा सदस्यों के नाम में राजपत्र में अधिसूचित होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी योग्यता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इनकी योग्यता। तो पहला पॉइंट दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो। ये तो कंपलसरी हो गया दोस्तों, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष जो है या इससे अधिक की आयु होना चाहिए। यानी जो मिनिमम एज है वो दोस्तों है 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। तो 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु होना आवश्यक है। उसने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण न किया हो। अगर किसी लाभ के पद पर हैं तो वो अमान्य होंगे। दिवालिया, पागल, विदेशी या गैर नागरिक न हो। यानी राज्यसभा के लिए दोस्तों आपका भारत का नागरिकता होना जरूरी है। अब विदेशी जो है नहीं बन सकते हैं, पागल, दिवालिया नहीं होंगे। तो ठीक है, होंगे तो अमान्य हो जाएंगे। ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता दोस्तों कि पागल या दिवालिया जो है वो आएंगे। संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। ठीक है, तो संसद के किसी कानून द्वारा जो है अयोग्य घोषित न किया गया हो। अगला पॉइंट, वर्ष 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आरपीए के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के अलावा राज्यसभा के लिए देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से निर्वाचन में भाग ले सकता है। यानी दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के अलावा राज्यसभा के लिए देश का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी राज्य के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर का व्यक्ति इसमें नहीं ले सकते हैं क्योंकि वर्ष 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उनके तहत। उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जबकि उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य का चयन किया जाता है। जैसे इसको समझते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति जो है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसका निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है, जबकि उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य का चयन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसका पदाधिकारी। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसका है पदाधिकारी। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, परंतु जब वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो वह सभापति का कार्य नहीं करता। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और जब वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो वह सभापति का कार्य नहीं करता, तब वह दोस्तों राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का प्रधान अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। अगला पॉइंट, राज्यसभा के सभापति का वेतन लोकसभा अध्यक्ष के बराबर मिलता है, परंतु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर
मिलता है, ठीक है। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनका जो है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन व भत्ते नहीं दिए जाते हैं। सभापति को वह सभी अधिकार व शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, ठीक है। परंतु कुछ शक्तियां केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। फिर से देखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में जो है उसे कोई वेतन व भत्ते नहीं दिए जाते हैं। सभापति को वह सभी अधिकार व शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, परंतु कुछ शक्तियां केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। जिससे क्या हो गया, धन विधेयक को प्रमाणित करना एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि। तो दोस्तों, धन विधेयक को प्रमाणित करना और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करना यह सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ही है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। तो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां एवं कम जो है कार्य प्राप्त हैं, फिर भी इसकी महत्ता को कम आंका नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी गैर धन विधेयक दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी जो है कोई भी जो गैर धन विधेयक है उसको दोनों सदनों से स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों जो है राज्यसभा की भी शक्तियां जो है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट, दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर और आधे घंटे की बहस की मांग उठाकर सरकार पर अपना नियंत्रण रख सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती। दोनों सदन में जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर जो है प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा और आधे घंटे की बहस का मांग उठाकर सरकार पर अपना नियंत्रण रख सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पास करके लोकसभा को अपने सुझावों के साथ भेजती है। यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सुझाव मानता है या नहीं। तो धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उसको पास करके लोकसभा को अपने सुझावों के साथ भेजती है। यह लोकसभा के इच्छा पर जो है निर्भर करता है कि वह सुझाव को मानता है या नहीं। अब हम देखते हैं दोस्तों राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां। तो दोस्तों राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रह सकता है, जिसे राज्यसभा बार-बार बढ़ा सकती है, अनुच्छेद जो है 249 के तहत। फिर से देखते हैं, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक जो है लागू रह सकता है और उसे राज्यसभा बार-बार जो है आगे जो है बढ़ा सकती है। अगला पॉइंट, यदि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक या उपयोगी हो तो उपस्थित एवं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे जो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, अनुच्छेद 312। अगला देखते हैं, लोकसभा को भंग होने पर राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का अधिकार राज्यसभा को है। तो दोस्तों लोकसभा अगर यदि भंग हो जाते हैं उसके बाद जो राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन की अवधि को जो है जो इसको बढ़ाने का अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ कर सकती है। तो ये है कुछ, ठीक है, राज्यसभा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है राज्यसभा और प्रधानमंत्री। दोस्तों हम आपको मेन जो जितने भी पॉइंट हैं वो आपको हम बता रहे हैं और दोस्तों इसमें जो है जितने भी राज्यसभा से सवाल आएंगे उसमें से आपको इसमें से एक भी सवाल आपको बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको पीसीएस लेवल तक की जानकारी दे रहे हैं। आप अगर किसी स्टेट का पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इससे बाहर एक भी आपका कॉन्सेप्ट, एक भी पॉइंट आपका नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री और राज्यसभा के बीच। तो दोस्तों संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो संसदीय शासन की जो परंपरा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। ठीक है, लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करने का वाला सदन होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिकी शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है। दोस्तों मैक्सिमम जो पीएम बनते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होकर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता माना जाता है और संसदीय शासन में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता माना जाता है और संसदीय शासन में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यद्यपि भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मंत्री अथवा प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, भले यहाँ ऊपर में दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का अगर हो तो ये जो है परंपरा होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि मंत्री अथवा प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो चाहे लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा की सदस्य थी। बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ली। ठीक है दोस्तों, तो 1966 में जब इंदिरा गांधी दूसरी बार जब पीएम बनी थी तब वे जो है राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ले ली थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1990 के बाद इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के लगातार 2 कार्यकाल में राज्यसभा के ही सदस्य बने रहे, जिससे प्रधानमंत्री की गरिमा का ह्रास हुआ। अतः भारत में वही प्रधानमंत्री शक्तिशाली हुआ है जो लोकसभा से चुनकर आया है। तो दोस्तों ये था इसका कुछ पॉइंट कि जो भी भारत जो प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट जो है लोकसभा से चुनकर आएगा वो जो है उसको शक्तिशाली माना जाएगा। तो ये था राज्यसभा के कुछ पॉइंट। चलिए एक बार हम फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको जितने भी हम चीज़ बताए आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आई होगी। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें कि राज्यसभा क्या है, तो प्रथम सदन है, वही सदन है। उसके बाद राज्यसभा की हम संरचना को देखें। इसमें जो है अनुच्छेद 80 के जो अनुसार जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 जो है दोस्तों निर्वाचित होंगे और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। लेकिन वर्तमान में इसकी वास्तविक सदस्य संख्या जो है वो 245 है। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 4 जो है सदस्य जो है केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और दोस्तों मनोनीत सदस्य ऐसे होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा का विशेष या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम देखें सीटों का आवंटन जो कि किस प्रकार होता है। तो दोस्तों यह जो है जनगणना के आधार पर होता है। अभी जो 245 जो वर्तमान सदस्य संख्या है यह इसको जो है 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सदस्य संख्या माना गया है। उसके बाद हम देखें निर्वाचन दोस्तों, तो निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं और दोस्तों इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखें चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है। उसके बाद देखें कि इसका जो है 1/3 जो सदस्य है निर्वाचन प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है और इसका जो मतदान गुप्त मतदान नहीं होता है। इसको जो है 2003 में प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया। उसके बाद हम देखें कि इसका जो चुनाव सदस्यों का चुनाव होता है वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें आम जनता की कोई सहभागिता नहीं होती है। आगे बढ़े उसके बाद देखें कि यूपी में सबसे अधिक जो है सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो 31 हैं टोटल, जबकि जो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा इन छोटे राज्यों में केवल 1-1 सदस्य हैं। उसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप जी सब जो जितने भी हैं, नगर हवेली हो गया, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, इसमें इतनी जनसंख्या कम है कि इनमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कार्यकाल देखें दोस्तों कि यह जो है अस्थायी निकाय है, परमानेंट निकाय है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य की जो कार्यवधि है वो 6 वर्ष की होती है। उसके बाद इसके सदस्यों में यथासंभव 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो है कार्यकाल दूसरे वर्ष पर समाप्त हो जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। सदस्यों की पदावधि जो है उस तिथि से आरंभ होती है जब सरकार द्वारा सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं।
इनकी योग्यता देखें कि भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष जो है मिनिमम आयु हो, इससे अधिक चल सकता है, भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया पागल विदेशी गैर नागरिक ना हो, संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, जम्मू कश्मीर के अलावा राज्यसभा के किसी भी देश का व्यक्ति जो है राज्यसभा से निर्वाचन में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसके बारे में देखिए। पदाधिकारी के बारे में देखिए, तो सभापति को तभी हटाया जा सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। उसके बाद कार्य एवं शक्तियाँ देखें कि क्या क्या इनकी जो शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों कोई भी गैर जो धन विधेयक है उसको दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम देखें कि जो है अगर मतभेद का अगर यदि दोनों सदनों में परिस्थिति बनता है तो राष्ट्रपति बीच में आएंगे और उनके बीच में जो है वो अपना अधिवेशन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कि कुछ पॉइंट देखें इसमें धन विधेयक के बारे में। उसके बाद इसकी कुछ विशिष्ट जो शक्तियां हैं उसके बारे में देखें, आर्टिकल के बारे में हम पढ़े इसमें। उसके बाद राज्यसभा और प्रधानमंत्री के बारे में हम देखें कि जो है लोकसभा से जो चुनकर आते हैं वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से चुना हुआ पीएम नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। 10 बजे सुबह जो है आप लोगों के लिए रेगुलर जो है अभी क्लास आ रही है, तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है बेहतरीन तरीके से आई होगी समझ में। तो 10 बजे अभी हमारा रेगुलर जो है पॉलिटी की क्लास चल रही है दोस्तों। उसके बाद 20 जनवरी से हम कंटिन्यू हिंदी ग्रामर का जो है हिंदी व्याकरण का आपके सामने जो है वीडियो प्रस्तुत जो है ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों। और दोस्तों हम सब मिलकर एक अपना एक परिवार कम्युनिटी के तरह बनाएंगे और सभी सदस्य मिलकर इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए राज्यसभा का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको जितने भी बेसिक सारे थे पॉइंट हम आपको लिखवा दिए हैं दोस्तों, आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। तो आज मिलते यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।